Hello everyone, welcome to Target for IQ. Guys, the topic of our today's discussion is fundamental rights and as we all know कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ ये आपके 4 to 5 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उससे रेलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी और आप अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स बना के उसे रख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझते हैं बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन सीरीज़ कि फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से बोरो किया गया था। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट वाज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और यूएस से और कौन कौन सी चीज़ें हमने बोरो की? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पोजीशंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू एंड अमेंडमेंट। ठीक है, तो अगर आपके बोरोइंग पे क्वेश्चन आ जाता है और ये सारे ऑप्शंस रहेंगे तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं करेंगे। ओके, आपको याद रहना चाहिए कि ये सब कहाँ से लिया गया? यूएस से, अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? ये कवर होता है पार्ट 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। कितने आर्टिकल्स हैं? 395 या फिर 448। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो मुश्किल से 10-15 सेकेंड के लिए एक बार ये सारी चीज़ें रिकॉल कर लिया करिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है दैट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ही अवेलेबल नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल हैं। ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है तो कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम आर्टिकल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। गाइज़, ये मैंने आपके लिए एक स्पेशल एक स्लाइड बनाई है जिसको आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने नोट्स में इसी सेम पैटर्न पे बना लीजिए। क्वेश्चन बहुत वाइडली पूछता है, बिहार में, एमपी में, इनफैक्ट दिल्ली जुडिशरी में भी पूछता है, यूपी में भी, हर स्टेट में पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो पर्सनस के अगेंस्ट अवेलेबल हैं और कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सही होगा। देखिए, आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 3 ये सारे पर्सनस के अगेंस्ट अवेलेबल हैं एंड 15, 16, 18, 19, 29 ये सारे आर्टिकल्स सिटीजन्स के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता ही होगा कि इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों नहीं एब्रोगेट किए जाते हैं, पार्लियामेंट इन्हें नहीं छीन सकता, तो ये सारे भी पर्सनस के अगेंस्ट ही अवेलेबल हैं। ठीक, तो आप किसी भी तरह से एक लिंक सेटअप करके इन सबको याद रख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। आप देखो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं। एक चीज़ गाइज मैं ये भी आप लोग को रिकमेंड करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ सॉल्व करें या इस समय जितने भी MCQs वगैरह आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बिहार एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग वेरी फास्ट, तो आप अपने बेयर एक्ट ज़रूर साथ में रखिए। ठीक है, और 10-15 मिनट्स का जो भी ये लेक्चर बनता है उसमें आप बेयर एक्ट साथ रख के ही पढ़िए। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो आप बेयर एक्ट में देखते रहेंगे तो एकदम से आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार बेयर एक्ट खोलो और उसमें देखो कि फंडामेंटल राइट्स कितने तरह की दी हुई हैं। ठीक है, तो आप देखोगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये है। ओके, उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। ठीक है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इस तरह से करके 6 राइट्स हैं जो हमें अवेलेबल हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ और, पहले क्या था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो भी एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, और इट वाज गारंटीड अंडर 19(1)(f। लेकिन
और आर्टिकल 31 भी था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से इसको फंडामेंटल राइट ना रख के लीगल राइट बना दिया गया है। तो इस समय ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑप्शन दे देगा कि राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है या नन ऑफ द अबव। ठीक, तो इस समय लीगल राइट है। और अब आर्टिकल ये राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल 300A में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए अब आप बताइए आर्टिकल 300A ये किस पार्ट में है। ठीक है, इसको आप बैरक खोलिए, देख के बताइए। अगर याद है तो वेरी गुड, मैं बता देती हूँ कि ये आपके पार्ट 12 में दिया हुआ है, जहाँ पे सूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। वहाँ पे आर्टिकल 300A दिया है और एक अलग से चैप्टर ऐड करके, चैप्टर 4 ऐड करके ही ये आर्टिकल वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड एज ए स्पेशल फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल restrictions. फंडामेंटल राइट्स आर मोर sacrosanct देन राइट्स ग्रांटेड बाय ऑर्डिनरी लॉज। ये दोनों चीज़ें तो ठीक है, एकदम सही लग रही हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, ये भी सही है। एंड कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। आपको पता ही है कि रिट्स के थ्रू हम इसे इन्फोर्स करा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड बाय अ पर्सन। देखो, फंडामेंटल राइट्स किसी के द्वारा भी वेव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्गली लिस्टेड है, इट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन द। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। हमने अभी ये देखा कि यूएस से लिया गया है, बट इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी, बिल ऑफ राइट्स यूएस। देखो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं ही होंगे, बस हमारा ए या बी में से एक ऑप्शन होगा, बिल ऑफ राइट्स यूएस या फिर बिल ऑफ राइट्स यूएस विद इन बिल्ट लिमिटेशंस। तो आप यहाँ पे ये एडिशनल चीज़ है, इसे याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, यानी बिल ऑफ राइट्स से लिया तो गया बट विद इनबिल्ट लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, रिलीजियस राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कौन सी चीज़ के बारे में प्रोविज़न नहीं है? राइट, यहाँ पे राइट आंसर है इकोनॉमिक राइट्स। अच्छा, अगर कोई इस चीज़ में कंफ्यूज होता है, देखो पॉलिटिकल राइट्स तो है ही और रिलीजियस राइट्स भी है, आप प्रियम्बल ही पढ़िए, उसमें ही दिया हुआ है। बट अगर कोई कंफ्यूज होता है कि एजुकेशनल राइट्स कहाँ पे है, तो देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आर्टिकल 21A, यहाँ पे हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। 21A के साथ आपको क्या पढ़ना है, 21A इसके साथ आपको पढ़ना है आर्टिकल 45। ठीक है, देखो आर्टिकल 45 ये DPSP का पार्ट है और 21A फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। आर्टिकल 21A और 45 में क्या डिफरेंस है? एक तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP का डिफरेंस है। दूसरा ये है कि आर्टिकल 21A जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों पे ही अप्लाई होता है, बट जो आर्टिकल 45 है ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों पे अप्लाई होता है। ठीक है, यानी 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन पे अप्लाई होता है। ऑलराइट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है, ठीक, किस पार्ट में, पहले ये बताओ। पार्ट 4A। ठीक है, आर्टिकल क्या है, 51A। ठीक, कब आया था ये? 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था 1976। इसमें के क्लॉज जो है विच वॉज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट 2002 का, इसमें भी बच्चों के एजुकेशन की बात की गई है। लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है तो ये पेरेंट्स और गार्जियंस के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे फॉर एजुकेशन, और इसमें जो एज है वो भी 6 से 14 साल तक बच्चों की है। ठीक है, तो आपने देखा कि 21A और फंडामेंटल राइट्स के 51A के क्लॉज में इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है? DPSP में, वो उसमें सिर्फ 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस लगा के, तो भूलने के चांसेस तो बनते ही नहीं है, बिल्कुल भी याद रहेगा आपको, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ, अब ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स सिक्योर टू द सिटीजन्स इंडिविजुअल्स इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट
स्टेट एक्शन, स्टेट एज वेल एज प्राइवेट एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल। अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स हमको स्टेट के अगेंस्ट ही प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट, द टर्म स्टेट एज मैंशनड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि कौन सी चीज़ स्टेट है, कौन सी चीज़ स्टेट नहीं है, दोनों तरह से पूछ सकता है। तो हम कैसे समझेंगे कि कोई चीज़ स्टेट है कि नहीं? पहले तो देखो, आर्टिकल 12 में स्टेट दिया गया है, इसके साथ आपको दो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, 36 और 152। 36 तो एकदम सेम है, जैसा 12 में वही है। 152 में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। अब ये आपका होमवर्क है, आप बेयर एक्ट खोलिए और देखिए कि 152 में क्या अलग चीज़ें स्टेट के रिस्पेक्ट में। और आर्टिकल 12 में जो क्राइटेरियाज़ बताए गए हैं कि ये चीज़ें स्टेट होंगी, उसमें तो पहले ये कि जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो, दूसरी जो लोकल या अदर अथॉरिटी कोई हो। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि लोकल या अदर अथॉरिटी जो है, एक तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया होनी चाहिए या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ठीक है, तब वो स्टेट की कैटेगरी में आएगी। या फिर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जिससे आप इजीली समझ पाओगे कि स्टेट है कि नहीं है। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का, आपको ऑप्शन समझने में अगर कन्फ्यूज़न हो रही है और कहीं से ये समझ में आ जाता है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है दैट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट करती है या फिर पार्लियामेंट करती है, तब आप समझ लेना कि हाँ वो स्टेट की कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ILI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, एफिलिएटेड बट प्राइवेटली ओन्ड मैनेज्ड कॉलेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट। यहाँ पे पहले पूछा था कि स्टेट है, यहाँ पे पूछ रहा है नॉट स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ICAR, अ नेशनलाइज्ड बैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एंड गृह कल्याण केंद्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ D, ओके। Again, state पे based question. Which one of the following is included within the definition of a state as per Article 12 of the Constitution for the purpose of enforcement of fundamental rights? A partnership firm, a company established under the Companies Act, a cooperative society, and the Life Insurance Corporation of India. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब इसके पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। देखिए यही होता है MCQs सॉल्व करने का जो बेनिफिट है वो यही है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में ना आपको कन्फ्यूज़न उतनी ही कम होगी। इसलिए कहते हैं कि एग्ज़ाम के एक महीने पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। नेक्स्ट देखते हैं, whether judiciary is the part of the other authority in Article 12 of the Constitution। तो yes, judiciary तो एक स्टेट है ही, ये तो मतलब कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज़ आर्बिट्ररीली without giving notice. Which one of the following alternative remedies can be best adopted by the concerned employees? यहाँ पे तो देखिए नेचुरल जस्टिस का ही वॉयलेशन हो रहा है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The employees can move the High Court by writ, as electricity board is included within the definition of state. The employees can make appeal to the state government. The employees can move to the High Court after getting the permission of the electricity board only. The employees can directly approach the Supreme Court for violation of a fundamental rights. तो यहाँ पे तो इनके fundamental rights का ही violation हुआ है ना, तो ये directly Supreme Court move कर सकते हैं, ठीक। When an enactment is of such a nature that no separation is possible between inconsistent and consistent part, then the whole act will be inoperative। देखो ये आर्टिकल 13 पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आर्टिकल 13 पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये एक डॉक्ट्रिन है। कौन सी डॉक्ट्रिन है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। द होल एक्ट विल बी ऑपरेटिव, होल एक्ट विल बी इनऑपरेटिव, द एक्ट विल नीदर बी ऑपरेटिव और इनऑपरेटिव। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि अगर सेपरेशन नहीं हो सकता तब जो पूरा एक्ट है वो इनऑपरेटिव होगा, और अगर हम सेपरेशन कर सकते हैं तब पूरा एक्ट इनऑपरेटिव नहीं होगा, यानी जो पार्ट सेपरेट किया जा सकता है दैट वुड बी ऑपरेटिव। अब अगर मान लो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में भी कन्फ्यूजन है तो
थोड़ी सी मेहनत आप करिए और ट्रस्ट मी, अगर इस स्लाइड के साथ, इस वीडियो के साथ आप अभी तुरंत देख लेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है और उसमें सेपरेशन पॉसिबल है तो क्या होता है, सेपरेशन नहीं पॉसिबल है तो क्या होता है, तो यकीन करिए कि सेवरेबिलिटी पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत अब आप खुद से करिए, देखिए इसका आपको ज़रूर बेनिफिट होएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज only to pre-constitutional laws, to the post-constitutional laws, but only in respect of non-citizens, to the post-constitutional। देखो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो सारे लॉज पे अप्लाई होता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो। आपको यही एक चीज़ याद रखनी है, उसके अलावा ऑप्शन में कुछ भी दे हमें क्या करना है ना, वो तो देंगे ही कन्फ्यूज़ करने के लिए। Next, legal equality under the Constitution of India implies that there should be equality among equals and inequality among unequals. Everybody is equal before the law. ठीक है, The state cannot enact different laws for different groups of people. ये तो हो ही नहीं सकता, different groups के लिए different laws तो state enact करता ही है। women के लिए अलग laws हैं, men के लिए अलग laws हैं। वैसे तो सभी इक्वल है, लेकिन आर्टिकल 15 में देखो ना, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है विमेन को, चाइल्ड को। क्यों दिया गया है? क्यों? बिकॉज दे कंस्टिट्यूट अ डिफरेंट क्लास इन देमसेल्व्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, देयर राइट्स। ज़रूरी नहीं है ना सबकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हों। और एक स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखिएगा, इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स इज़ नॉट इक्वालिटी। ठीक है, अनइक्वल्स के अमंग अगर हम इक्वालिटी करते हैं तो दैट इज़ नॉट इक्वालिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। जो इक्वल्स हैं उनके अमंग आप इक्वालिटी रखो, जो इक्वल्स नहीं है, जो एक जैसे नहीं है, बच्चे और बड़े ये एक जैसे नहीं है, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और जो बड़े हो गए हैं, जो अडल्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो इनइक्वालिटी अमंग इनइक्वल्स, दैट इज़ द करेक्ट अप्रोच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ? वेरी इजी क्वेश्चन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, बोथ, नन। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी सी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the principle of equality before law means that there should be equality of treatment under equal circumstances. All persons are not equal by nature, attainment or circumstances. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next, classification between officials who come through different recruitment and who come through promotion is valid because reasonable, is valid because permissible, is invalid as no rational relation to the object sought in classification. तो एक सेकेंड, तो कुछ ऑफिशियल्स हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट होके आ रहे हैं और कुछ प्रमोट होके जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्लासिफिकेशन करना इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, क्योंकि कोई रीज़नेबल रिलेशन नहीं है। ऑलराइट, सो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, MP Special Courts Act provided 4 distinct categories as namely offences, classes of offences, cases and classes of cases, and empowered the state government to direct only one or more of these categories to be tried by special court. The validity of act comes into question. Act is valid. Okay, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल एम्पावर्ड है कि अपने स्टेट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर लॉ में वो चेंज कर सकती है इफ़ इट फाइंड्स कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्रूशल है टू डू दैट। ठीक है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन CB Muthama वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन a provision in services rules requiring a female employee to obtain the permission of the government in writing before her marriage. देखो ये जो केस था बहुत ही वाइडली डिस्कस होता है ये केस। इसमें गवर्नमेंट इन्होंने जो लेडी थी जिसको शादी करनी थी उससे इन्होंने परमिशन मांगी थी। ये बोला था कि आप पहले सरकार से परमिशन लीजिए कि आप शादी करने वाली हैं। आप खुद ही सोचो, क्या ये चीज़ कहीं से भी वैलिड है? नो, ये बिल्कुल भी गलत है।
नेक्स्ट लाइन देखते हैं, रीज़न क्या दिया, सच प्रोविजन इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी, उसके प्राइवेसी के अगेंस्ट भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है, एंड वॉयलेट्स आर्टिकल 16, हैंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके सो हाँ, यहाँ पे हमारी स्लाइड आज ख़त्म हो रही है, आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। और गाइस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप ये वीडियो देखिए, क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करिए और बेरैक्ट रिकमेंड करते रहिए ऑल द टाइम। जो भी मैं एडिशनल चीज़ें बताती हूँ वो आप बेरैक्ट में या अपने नोट्स में कहीं भी नोट डाउन करिए, 100% आपकी हेल्प करेगी वो। और हमारा एम यही है कि हम कम से कम गलतियाँ करके 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे अपना पीटी इस बार अटेम्प्ट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।